जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना चैप्टर को देखते हैं और समझते हैं कि परमाणु क्या है, परमाणु का परिभाषा क्या है, परमाणु शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे, तो यही किए थे। देखिए, भारत के महान आचार्य थे महर्षि कणाद। ये परमाणु शब्द के बारे में उस समय बताते हैं जब साइंस अपने ग्राउंड लेवल पर था, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या विद्युत धारा, क्या लाइट, क्या इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन, क्या नाभिक, क्या कक्षा, कुछ भी नहीं। उस समय आके ये कहते हैं कि ये दुनिया परमाणु से बनी हुई है। मतलब उस समय का जो भी स्कॉलर थे ना, इस बात पर अपना सर पटक रहे थे कि आखिर ये दुनिया बनी किस चीज का है, मतलब हर एक वस्तु किस चीज का बना है। उस समय आके ये कहते हैं भारत की ओर से कि ये दुनिया परमाणु की बनी दुनिया है। सोच के देखिए कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा दुनिया के लिए विश्वास करना ये बात, कि भारत की ओर से आके कोई महात्मा बोल रहा है कि ये दुनिया परमाणु की बनी दुनिया है। ऐसे भी देखिए यार, जब जब दुनिया मुसीबत में फंसी है ना, तो भारत एक हीरो की तरह दुनिया को उस मुसीबत से बाहर निकाला है। यूं ही नहीं कहा जाता है यूनान मिस्र रुमा सब मिट गए जहां से, मगर बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन दौरे जमा रहा हमारा। जब जब दुनिया मुसीबत में बची है, भारत एज ए हीरो उसको बाहर निकाला उस मुसीबत से। और वही काम महर्षि कणाद किए बहुत साल पहले। क्लियर ना? ये बताए थे कि पूरी दुनिया परमाणु की बनी दुनिया है। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होता है, परमाणु के स्ट्रक्चर को समझाने में कौन कौन सा साइंटिस्ट का क्या रोल रहा है। जैसे जे थॉमसन क्या बोले हैं, जॉन डाल्टन क्या बोले हैं, रदरफोर्ड क्या बोले हैं, नील्स बोर क्या बोले हैं, और हर साइंटिस्ट का मॉडल किस कारण असफल हो जा रहा था। हर एक भी मॉडल जो हम बोले आपको, जॉन डाल्टन का ले लीजिए या फिर रदरफोर्ड का, जे थॉमसन का, नील्स बोर का, एक भी मॉडल 100% सही नहीं है। किसी ना किसी मॉडल में कोई ना कोई वैज्ञानिक आके त्रुटि निकाल दे रहा है। जैसे जे थॉमसन का मॉडल रदरफोर्ड के कारण असफल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल मैक्सवेल के कारण असफल हो गया, नील्स बोर का मॉडल हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का उल्लंघन है, या फिर बोल सकते हैं ये डी ब्रोगली सिद्धांत का उल्लंघन है। मतलब हर मॉडल 100% सही नहीं है, कुछ ना कुछ सब में गलती है। मतलब ये पूरा चैप्टर को अगर आप समराइज कीजिएगा तो ध्यान से आपको पता चलेगा कि इसमें हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, साइंटिस्ट का नियम पढ़ना है और उसका एक्सेप्शन पढ़ना है कि कहां पर यह बात लागू नहीं हुआ, या उस नियम का लिमिटेशन आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें आप चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ लीजिए, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉन प्रोचक्रण क्वांटम संख्या, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें आप 2-3 को नियम पढ़िएगा, जिसमें आ जाएगा आपका हुंड का नियम, पाउली का आवर्जन सिद्धांत और अफबाव नियम, और ये चैप्टर फिनिश कर जाएगा। पूरा चैप्टर में बस आपको यही पढ़ना है। परमाणु का जो बेसिक नॉलेज होता है कि किस तरीके से इसका खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, इस तरीके का। उसका 5-7 को सिद्धांत आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्वांटम संख्या, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। घबराइए नहीं, हम ये पूरा जितना बोले ये पूरा बात को एक वीडियो में नहीं बता रहे हैं, इसका लगभग हम 7-8 वीडियो बनाएंगे। हम प्रयास ये करेंगे, देखिए परमाणु की संरचना चैप्टर जो है ना, ये वो चैप्टर है क्लास 11 का जो आप में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ललक पैदा कर देगा। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा करना चाहते हैं तो ये चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़िए। यकीन मानिए केमिस्ट्री पढ़ने का आप में ललक पैदा हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। अगर इसको आप, इसका जो डिमांड है, बेसिक डिमांड को पूरा करते हैं तो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसा आप सोच लीजिए कि हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और केमिस्ट्री के बारे में जानते भी हैं तो परमाणु के बारे में नहीं जानते हैं। ये चैप्टर पढ़ने में आपको मजा लगेगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, किस तरीके से प्रोटॉन का खोज हुआ, किस तरीके से न्यूट्रॉन का खोज हुआ। जब इसका एक्सपेरिमेंट देखिएगा साइंटिस्ट का, तो बड़ा अजीब आपको लगेगा कि किस लेवल का दिमाग लगाया था यार साइंटिस्ट लोग, तब जाके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ। और हम लोगों को किताब में छपल मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉन ये है, प्रोटॉन ये है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है। लेकिन सोचिए जिस समय इसका डिस्कवर हो रहा होगा कितना डिफिकल्ट रहा होगा। यही सब बात को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर ना? तो देखिए हम परमाणु के बारे में आते हैं कि परमाणु है क्या। तो सबसे पहले आप परमाणु के बारे में सोचिए कि परमाणु क्या है। आंख बंद कीजिए, सोचिए तो परमाणु कैसा आपके दिमाग में ख्याल आता है? कोई हाथी का फोटो आता है, कोई देश का फोटो आता है, कोई पंखा का फोटो आता है, कैसा फोटो आता है? तो हमारे हिसाब से कोई फोटो नहीं आ रहा होगा। परमाणु मतलब क्या? दिखता ही नहीं है, इतना छोटा होवे करता है। देखिए इसका कहानी हम आपको बताते हैं कि परमाणु शब्द का खोज कैसे हुआ था, या फिर इनके दिमाग में कैसे ये बात आया था कि कोई भी चीज का छोटा टुकड़ा को हम परमाणु कहते हैं। देखिए हुआ क्या था, पूरा दुनिया के जो भी स्कॉलर थे वो इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि ये दुनिया किस चीज की बनी हुई है। उस समय ये भी रिसर्च कर रहे थे, और ये रहते थे जंगल में। ऐसे भी साधु महात्मा लोग पुराने समय में जंगल में ही रहते थे, तो रिसर्च कर रहे थे। तो ये एक दिन नदी के किनारे बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि ये दुनिया किस चीज की बनी है।
और मन इनको नहीं लग रहा था, इस वजह से लकड़ी तोड़ तोड़ के, हाथ में लकड़ी ले लिए थे, इस तरीके से तोड़ तोड़ के नदी में फेंकते जा रहे थे। हम लोग को भी देखते होंगे, कभी कभी मन नहीं लगता है तो तालाब किनारे चल जाते हैं और ढेला लेके पानी में मारते रहते हैं, ढीब ढाब नहीं, इस तरीके से क्या करते हैं, फेंकते रहते हैं। वही रंग ये भी कर रहे थे, कौन, महर्षि कणाद। इस तरीके से नदी में फेंकते जा रहे थे, लकड़ी तोड़ तोड़ के इस तरीके से फेंकते जा रहे थे, फेंकते जा रहे थे। इनके दिमाग में एकाएक सवाल कौंधा कि इस लकड़ी को हम तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तो कभी तो ये खत्म हो जाएगा भैया। जैसे इतना बड़ा है, इसको तोड़े तो इतना छोटा हो गया, फिर तोड़े फिर छोटा हो गया, फिर तोड़े फिर छोटा हो गया, फिर तोड़े फिर छोटा हो गया। तो इनके दिमाग में सवाल आया कि कभी तो इसको तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, मशीन से तोड़ेंगे, चाकू से काटेंगे, ब्लेड से काटेंगे, तो कभी तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि उसको अब तोड़ ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आया? इनके दिमाग में एकाएक ये बात कौन था, नदी किनारे ये थी, नदी किनारे बैठे थे, तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे। एकाएक इनके दिमाग में आया कि लकड़ी को हम तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तो कभी तो ये बहुत छोटा हो जाएगा जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। तब ये सोचते हैं कि ये काम करते हैं, इसका एगो नाम दे देते हैं। और यही सबसे छोटा टुकड़ा जो आंख से बढ़िया से दिख भी नहीं रहा था, यहां तो हम दिखाने के लिए आपको दिखा दे रहे हैं, अब नहीं दिखाएंगे तो क्या पता चलेगा आपको क्या है। जो आंख से अच्छी तरीके से दिख भी नहीं रहा था, मतलब ना के बराबर टुकड़ा को बोल दिए परमाणु। क्या बोल दिए? परमाणु। पूरा दुनिया में तो यही बात पर घमासान मचा हुआ था कि ये दुनिया किस चीज की बनी हुई है, मतलब दुनिया का हर वस्तु किस चीज का बना है। उस समय आके ये कहते हैं कि हम आपको बताते हैं ये दुनिया परमाणु की बनी दुनिया है। दुनिया का कोई भी चीज ऐसा है ही नहीं जिसमें परमाणु ना हो। मतलब किसी भी चीज को तोड़िए, उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा उसी को आप परमाणु कहिए। कोई भी चीज को तोड़िए, चाहे वो लोहा हो, मिट्टी हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, उसको तोड़िए और जो सबसे छोटा मिल जाए, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब ना के बराबर हो, उसी को आप क्या कहिए? परमाणु। दुनिया को लगा कि बंदे के बात में कुछ दम है, और दुनिया इस बात पर एग्री कर गया कि ठीक है, मान लेते हैं कि ये दुनिया किसकी बनी हुई है? परमाणु की। और कुछ इसके बारे में बताइए। इनसे पूछा गया कि आप तो बोल दिए अच्छा ये दुनिया परमाणु की बनी दुनिया है, परमाणु के बारे में बता भी दिए कि जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसी को हम परमाणु कहेंगे, ये बताइए और इसके बारे में कुछ। तो बोले ठीक है, हम बताते हैं, आप लोग सुनिए, आप लोग भी सुनिएगा ये क्या क्या बोले हैं। देखिए, परमाणु को अंग्रेजी में कहा जाता है एटम। परमाणु का मतलब कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सोचिए कि कोई भी चीज को तोड़ेंगे तो जो सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा। क्या लगता है ये मार्कर में परमाणु नहीं है, ये बोर्ड में परमाणु नहीं है, इतना परमाणु इसमें होगा कि कहिए मत। इसको जब बोर्ड को तोड़ा जाएगा तो नहीं लगता कि छोटा छोटा टुकड़ा तो इतना आ जाएगा कि आप गिन नहीं पाइएगा। तो वो सब एक परमाणु है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसी को आप परमाणु कहते हैं। मोटा मोटी आप ऐसे करके समझिए, बाकी हम आपको रिएक्शन सब समझाएंगे कि परमाणु किस तरीके से रिएक्ट करता है। देखिए, तो जब इनसे पूछा गया कि ठीक है, अब तो बता दिए कि सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु होता है, और कुछ बताइए परमाणु के बारे में। तो बोले सुनिए, परमाणु, पहला बात तो आपको समझ में आ गया कि यह सभी पदार्थों का सबसे छोटा टुकड़ा है। तो सब बोला हाँ, ये तो समझ में आइए गया कि आप बोले कि जिसको और नहीं तोड़ सकते, मतलब जो सबसे छोटा हो किसी भी पदार्थ का, उसको परमाणु कहते हैं। ये बात तो आप बताइए दिए, और आगे बताइए। तब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये बोल रहे हैं कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। सबको लगा कि क्या बोल रहे हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। बोला थी महर्षि कणाद बोले कि ठीक है समझाते हैं हम आपको, सुनिए। ये बोले कि देखिए, इसको आप एक परमाणु मानिए और इसको भी क्या मानिए? परमाणु मानिए। तो ये दोनों परमाणु हो गया, मतलब इसका और छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता उनके भाषा में। यहाँ आप छोटा करके दिखाएंगे तो आपको समझ में क्या आएगा। हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि इसको आप परमाणु मानिए और ये लकड़ी के टुकड़ा को भी परमाणु मानिए। तो ये क्या बोले थे कि इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब ये परमाणु है। दूसरा नियम में ये कह रहे हैं कि ये स्वतंत्र नहीं पाया जाता है, मतलब इसको रखिएगा ना तो ये दोनों ससरा जौर हो जाएगा, अकेले ही रहबे नहीं करेगा। सबको लगा कि अच्छा ये जौर हो जाएगा तो क्या बनेगा? तो आगे जाकर हम आपको बताएं कि मिल के ना अणु का निर्माण कर देता है। बात समझ में आया कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता का क्या मतलब है? तो इसको अकेले जैसे दोनों हाथ पर ऐसे रखिए, तो अकेले रहना नहीं चाहता है, फट से आके ज्वाइंट हो जाएगा। किसके साथ? परमाणु के साथ। और निर्माण कर देगा ये किसका? अणु का, जो कि आगे ये बताते हैं। दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया कि परमाणु अकेले रहना नहीं चाहता है, वो कहीं ना कहीं किसी से ज्वाइंट होना चाहता है, और सेम परमाणु के साथ। जैसे ये देखा परमाणु, ये देखा परमाणु, दोनों का शकल उकल मिल रहा था, दोनों फट से आके क्या हुआ? मैच कर गया। तो इसी को आप बोल सकते हैं क्या? मैच करके देखिए थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो ये हो गया आपका अणु। तो सबको लगा कि ठीक है, दूसरों बात समझ में आ गया कि परमाणु जो है ना अकेले रहना पसंद नहीं करता, किसी के साथ वो मिलना चाहता है, और मिलना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो वही देखिए तीसरा बात बोल रहा है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
मतलब अकेले, दोनों अकेले अकेले था और दोनों मिल गया, तो मिलना को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो तीसरा बात यही है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि क्या परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो कहिएगा हाँ, क्योंकि देखिए ना अकेले था अब मिल गया, अब मिलना को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो यही लिए तीसरा नियम इनका यही था परमाणु के बारे में कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। सबको लगा बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि सबसे छोटा टुकड़ा होता है, ये अकेले रहना इसको पसंद नहीं है, हमेशा मिल के रहना चाहता है। तीसरा मिल के रहना चाहता मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और कुछ बताइए, सब ध्यान से सुनना शुरू किया, मैं ऋषि कनाथ बताते जा रहे हैं बारी बारी से। चौथा स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि यह अस्थाई होता है। सबको लगा अबरी कौन सी बोल रहे हैं, यह अस्थाई होता है। बोला सुनिए, अस्थाई का मतलब कि जो एक जगह नहीं रहे, छटर पटर करे, इधर से उधर घूमे फिरे, उसी को अस्थाई कहते हैं। अंग्रेजी में अनस्टेबल कहते हैं। बच्चा लोग को नहीं देखते हैं, एक जगह बैठा दीजिए उसको डांट के भी, रे तुम यहीं बैठल रहो, नहीं रहेगा, कभी उन्हें कूदेगा कभी उन्हें कूदेगा, तो उसी को अनस्टेबल कहा जाता है, अस्थाई कहा जाता है। सबको लगा ये अपने कने कूदत रहा था, तो बोले कि अभी तुरंत नहीं हम आपको बताए थे कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था। देखिए यहाँ और उछल के आ जाएगा यहाँ, नहीं लग रहा सर, था यहाँ आ गया यहाँ, था यहाँ आ गया यहाँ, तो ये अनस्टेबल है, मतलब एक जगह रहना पसंद नहीं करता, घूमते फिरते रहता है। तो यही नियम ये था कि यह अस्थाई होता है, मतलब अनस्टेबल होता है। सबको लगा क्या बात है, इतना बढ़िया बढ़िया बात आप बताएं परमाणु के बारे में। देखिए पहला क्या था कि यह सभी पदार्थों का सबसे छोटा टुकड़ा है, मतलब इसको आप तोड़ ही नहीं सकते हैं। दूसरा इनका था कि अकेले रहना पसंद नहीं करता है, किसी ना किसी के साथ ज्वाइंट होगा। तीसरा नियम था कि ज्वाइंट होगा मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तभी ज्वाइंट होगा। और अगला कि यह अनस्टेबल होता, मतलब अपना वास्तविक रूप में नहीं रह पाता। ये आपको हम लकड़ी के उदाहरण से समझाएं। अब आपको हम हल्का सा केमिस्ट्री में ले चलते हैं। देखिए कहीं भी अगर H लिखल रहेगा ना तो इसको आप परमाणु कहिए, इसको क्या कहिए? परमाणु, क्योंकि ये अकेला है। और कहीं भी अगर H2 लिखल है तो इसको आप अणु कहिए, इसको क्या कहिए? अणु। आप सोच रहे होंगे अभी तो आप बताए थे कि अणु जो है परमाणु से बनता है, तो हाँ भैया हम कहाँ बोल रहे हैं कि अणु परमाणु से नहीं बनता है, हम भी तो बोल रहे हैं कि अणु जो बना है ना परमाणु से। आप सोच रहे होंगे बना के दिखाइए कैसे बना, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ एगो हो गया तो परमाणु है, और सेम इसी के जैसा एक हाइड्रोजन और है, मतलब ये भी परमाणु है, ये भी क्या है? परमाणु। इतना समझ में आया? देखने में नहीं लग रहा सर, अभी तुरंत आप बताए थे कि अकेले रहना नहीं चाहता है, ये देखा और ये देखा, दोनों आईना में अपना शकल मैच किया कि हम तो तोरे नियर लग रहे हैं, हम तोरे नियर लग रहे हैं, दोनों क्या हुआ? मैच कर गया। और मैच होने के बाद देखिए बना दिया H2। यही बात उस समय बता रहे हैं जिस समय साइंस अपने ग्राउंड लेवल पर था, साइंस का किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं था, उस समय ये सारा बात समझा रहे हैं। कौन? ये क्या कहते हैं, मैं ऋषि कनाथ। वो रिएक्शन देके नहीं समझा रहे थे, वो अपना टूटी फूटी भाषा में समझा रहे थे कि परमाणु परमाणु मिलके अणु बनता है। उस समय सोच के देखिए जरा कि क्या सीन रहा होगा और इनका माइंड का क्या लेवल रहा होगा, किस लेवल का इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर रहा होगा, जो इतना दूर तक के बात को सोच पाए थे कि परमाणु परमाणु मिलके अणु बनता है, परमाणु सबसे छोटा टुकड़ा होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, मतलब ये हमेशा मिल के रहता। देखिए ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, और यह अनस्टेबल होता है। यही डिफिनेशन था परमाणु का। सबको लगा कि मतलब जो सुन रहा था वहाँ तो सब महर्षि कनाथ जो सुना रहे थे, तब बोला कि अच्छा और कुछ बताइए परमाणु के बारे में, तो इतना बढ़िया बढ़िया बात आप बताएं, और कुछ बताइए। तो बोला ठीक है बताते हैं, इसके बारे में आप देखो बताएंगे अणु के बारे में। बोले कि देखिए परमाणु और अणु में बेसिक अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। परमाणु के बारे में वो क्या बताए थे कि सबसे छोटा टुकड़ा नहीं टूट सकता है, ये परमाणु है, और दोनों मिल जाता है तब जाके बनता है अणु। तो पहला स्टेटमेंट आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि सर समझ गए, अणु जो है ना परमाणु के मिलने से बनता है, मतलब ये भी परमाणु ये भी परमाणु, दोनों के अकेले रहना पसंद नहीं है, फट से दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ के निर्माण करेगा किसका? अणु का। किसका निर्माण करेगा? अणु का। मतलब अणु बना किससे है? तो परमाणु से। जैसे अभी तुरंत आपको हम बताए थे ना, H मतलब परमाणु और फिर H मतलब परमाणु, दोनों को अकेले रहना पसंद नहीं है, दोनों जुड़ के बना देगा क्या? H2। यही H2 अणु है। O मतलब परमाणु, O मतलब परमाणु कारण अकेले है, और यही जुड़ के बना देगा O2, यही आपका अणु है। पहला तो समझ में आ गया सर, समझ गए, O2 अणु है, H2 अणु है, इस तरीके का और भी होगा, जैसे नाइट्रोजन और प्लस नाइट्रोजन दोनों मिलकर बना देगा N2, तो ये अणु हो गया और ये दोनों परमाणु हो गया। तो पहला समझ में आ गया कि सर ये तीनों जो है ना अणु कहीं ना कहीं परमाणु से मिलकर बना है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट में चलते हैं इनका। बोल रहे थे कि यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है,
सबको लगा कि परमाणु के बारे में बताएं आप, स्वतंत्र नहीं पाया जाता है, अणु के बारे में बता रहे हैं कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो इस महर्षि कणाद समझा रहे हैं उन लोगों को कि देखिए कैसे नहीं पाया जाता है। इसे देखिए N2 प्लस N2, सॉरी N2 नहीं, N प्लस N मिल के बना दिया क्या N2, मतलब ये हो गया परमाणु, ये हो गया परमाणु, यहां बना दिया आपका क्या अणु, ये हो गया आपका अणु। ये दोनों छटपटा रहा था कि किसी तरीके से मिल जाए, काहे भाई, तो दोनों परमाणु था। लेकिन ई जब अणु बन गया ना तो इसको कहना हमको कोई मतलब नहीं, हम आराम से पढ़ल रहेंगे। मतलब कोढ़ी का गुण इसमें कूट कूट के भरा हुआ है, किसमें, अणु में। मतलब ये किसी से मिलता जुलता नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये अस्थाई होता है। यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ठीक कर दीजिएगा, ये अस्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता है। ये क्या होता है, अस्टेबल होता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। वही दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता। अब इसको कोई मतलब नहीं, कोई मान के चलिए एक और परमाणु गया इसके पास कि एक काम करो ना अणु, हमसे रिएक्ट कर लो, तो अणु बोलेगा इसको कि जो ना परमाणु के साथ रिएक्ट कर, हमको जरूरी ना है, मतलब ये किसी से नहीं मिलता जुलता है। वही दूसरा स्टेटमेंट था इनका कि यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट सुनिए कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अभी तुरंत आपको समझाए थे हम यहाँ कि ये हो गया अणु और ये हो गया परमाणु, इसको मिलने, इसके साथ मिलने आया तो अणु क्या बोला था कि आओ मिल जो, बोला था नहीं भाग यहाँ परमाणु के साथ जाके मिल, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसी के कारण तो स्वतंत्र है ही। बात समझ में आ रहा है, जैसे आपका शादी ब्याह नहीं होगा तो स्वतंत्र रहिएगा, और शादी ब्याह होगा तो बंध जाइएगा, वही बात यहाँ पे है। ये किसी से नहीं मिल रहा है, इसी के कारण तो ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जा रहा है। और जैसे ही मिलेगा तो बंध जाएगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेगा, लेकिन ये किसी से नहीं मिलता है, इसके कारण ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया। चौथा सुनिए, कहता है कि यह अस्थाई होता है, मतलब अस्टेबल होता है, बुझाया, इस तरीके से आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत इसको नहीं है। कोई इसको बोलने आएगा अरे थोड़ा सा घसको ना, बोलेगा नहीं जरूरी है, हम ये ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये अस्टेबल होता है, किसी से इसको कोई मतलब नहीं, एकदम अस्थाई पड़ल है, कोड़ी का गुण इसमें कूट कूट के भरल है। आलस का दूसरा नाम अणु होता है, ना ही किसी से अभिक्रिया करेगा, स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। हमारे हिसाब से अणु का भी डिफिनेशन अब आपको समझ में आया होगा, और अणु और परमाणु में डिफरेंस भी आप कर पा रहे होंगे कि परमाणु अणु से किस तरीके से हल्का सा डिफरेंस है। दोनों बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं सोचिएगा परमाणु बहुत बड़ा, अणु बहुत बड़ा होता, नहीं, बहुत ही छोटा होता है, सही से दिखता भी नहीं है, उसी को हम कहते हैं अणु, लेकिन उसका भी ये प्रॉपर्टी होता है, और ये बताए हैं कौन, कणाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग जॉन डाल्टन का सिद्धांत कि एटम के बारे में क्या बोल रहे हैं जॉन डाल्टन। ये देखिए ब्रिटेन के एक टीचर थे, कहाँ के, ये एक शिक्षक थे ब्रिटेन के, शिक्षक थे ये कहाँ के, ब्रिटेन के, यानी कि यूके का। और ये नियम दिए हैं, ध्यान रखिएगा, 1808 ईस्वी में। किस वर्ष, 1808 ईस्वी में ये अपना कुछ नियम दिए हैं 3-4 गो। हालांकि इनका नियम का ना देखिएगा आप तो 2-3 बात जो है ना कणाद वाला कॉपी कहने हैं, महर्षि कणाद का जो बोले थे स्टेटमेंट में, उन्हीं का 1-2 बात ये कॉपी किए हैं। ब्रिटेन सब दिन से चोर रहा है, ऐसा नहीं कि इनको हम अथी का बोल रहे हैं, सब दिन का वो थी रहा है, अथी अंग्रेज लोग किसी ना किसी बात कॉपी करते रहता है। ये भी देखिए किस तरीके से भारत के महान आचार्य कणाद का कॉपी किए हैं, 1-2 लाइन सुनिएगा। इतना समझ में आ गया आपको कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में हम लोग देखेंगे। 1808 ईस्वी में ये नियम दिया गया है, और ये ब्रिटेन के एक शिक्षक थे, ब्रिटेन का मतलब अंग्रेज। चलिए देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोले कि ठीक है हम भी कुछ परमाणु के बारे में बताते हैं, तो बोला ठीक है बताइए। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, करा सभी पदार्थ, मतलब थी डाल्टन बोल रहे हैं कि सभी पदार्थ या तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। बताइए तो अविभाज्य मतलब क्या हुआ, जिसे नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये बात महर्षि कणाद नहीं बोले थे, सोच के देखिए आप जरा सा कि उन्हीं का बात का ये कॉपी किया हुआ है कि नहीं, सोच के आप लोग बताइएगा कि क्या ये बात जो बोल रहे हैं जॉन डाल्टन ये उनका कॉपी किया हुआ बात है। वो क्या बोले थे कि परमाणु को और आप नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब परमाणु सबसे छोटा टुकड़ा है, और उसी को देखिए एकदम पूरा घुमा घुमा के बोल रहे हैं कि सभी पदार्थ या तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु। सबको लगा ठीक है बोल रहे हैं, आप गलत क्या बोल रहे हैं, महर्षि कणाद ये बोलवे किए थे। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, दूसरा स्टेटमेंट इनका था कि परमाणु अविनाशी होते हैं,
अविनाशी होने का मतलब कि नष्ट नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता तो उसको नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे देखिए H + H, ये जाके बन गया क्या, H2। ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो ये बन गया। तो वही कह रहे हैं ये डाल्टन का दूसरा सिद्धांत कि परमाणु अविनाशी होता है। ऐसा नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लिया तो परमाणु खत्म, नहीं, परमाणु बनल रहता। मतलब ना तो आप उसको अपने से बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं, मतलब ना ही निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये इनका दूसरा स्टेटमेंट है। किनका? जॉन डाल्टन का। देखिए दूसरा स्टेटमेंट यही कह रहा है कि परमाणु अविनाशी होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यह ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। यहां रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि इसमें परमाणु नहीं है, यही वाला परमाणु वहां अणु के रूप में स्थापित हो गया है। बात समझ में आया? जैसे समझिए ये आपका परमाणु था, ये लकड़ी, और ये लकड़ी परमाणु था, तो दोनों मिल गया, तो क्या ये लकड़ी नष्ट हो गया है? लकड़ी तो जस का तस है। वही दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं। कौन? जॉन डाल्टन। नहीं लग रहा सर ये बात भी कहीं ना कहीं कॉपी किया हुआ, बस वो एक्सप्लेन नहीं किए थे। दूसरी बात कि उस समय प्रिंटिंग और आया नहीं था, पेपर और आया नहीं था जो कि छप जाए उनके नाम से। वही बात का फायदा उठाएं जॉन डाल्टन, उन्हीं के बात को कॉपी करते जा रहे हैं और पता कुछ चल नहीं रहा, क्योंकि उनका स्टेटमेंट उस समय तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, बाद में आके ये बात प्रचलित हुआ था। दूसरा बात भी आपको समझ में आ गया कि जॉन डाल्टन का दूसरा सिद्धांत था कि ये परमाणु जो सबसे छोटा टुकड़ा है इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी कि ये दुनिया का जितना पदार्थ है सब इसी से मिलकर बना है। और दूसरा था कि परमाणु अविनाशी होता है, मतलब इसको ना तो आप बना सकते हैं और ना ही रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेगा तो ये नष्ट होगा। यहाँ भी परमाणु जो छोटा छोटा रहेगा वो मौजूद ही रहेगा। ये इनका दूसरा स्टेटमेंट था। किनका? जॉन डाल्टन का। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा में स्टेटमेंट इनका कह रहा है कि एक ही तत्वों के सभी परमाणु, जैसे लकड़ी को ले लीजिए तो इसमें नहीं लगता सर इसको भी आप बहुत तोड़ सकते हैं, मतलब इसमें अभी बहुत सारा परमाणु है। तो मान लेते हैं कि एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। इस तरीके से 5 परमाणु हम निकाल लिए इस लकड़ी से। आपको नहीं लग रहा है सर ये पांचों का गुण तो लकड़िए वाला रहेगा, जितना द्रव्यमान इसका होगा उतने इसका होगा, उतने इसका होगा, उतने इसका होगा, उतने इसका होगा, क्योंकि ये पांचों परमाणु इस लकड़ी से निकाला गया है। वही ये कह रहे हैं कि एक ही चीज का कोई भी परमाणु निकालिए, कितनों परमाणु निकालिए, सबका गुण समान होगा, एक जैसा। जितना घनत्व इसका होगा उतने घनत्व इसका होगा, उतने इसका होगा, उतने इसका होगा। नहीं लगता सर नॉर्मल बात है, तो हम बता सकते हैं कि कलम को जब तोड़िएगा तो इसमें जो भी छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा सब कहीं ना कहीं कलमे वाला रहेगा और सबका गुण एक जैसा होगा। पहला जितना भारी होगा दूसरों उतने भारी होगा, पहला का जितना घनत्व होगा दूसरों का उतने घनत्व होगा, पहला का जितना अपवर्तनांक होगा दूसरों का उतने अपवर्तनांक होगा। वही ये कह रहे हैं। आगे सुनिए और हंसी भरेगा आपको। कह रहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब एक टुकड़ा आप सोना का लीजिए और एक टुकड़ा लोहा का लीजिए, ये हो गया लोहा और ये हो गया सोना, दोनों अलग अलग परमाणु हो गया। क्लियर ना? अब कह रहे हैं कि अगर अलग अलग टुकड़ा लीजिएगा यानी अलग अलग परमाणु लीजिएगा तो दोनों का गुण अलग अलग होगा। नहीं लग रहा सर इसमें मतलब क्या नियम क्या बोल रहे हैं? तो हमको खुद पता चल रहा है कि लोहा का जो टुकड़ा होगा सोना के गुण से कैसे मैच करेगा, कोई मतलब ही नहीं है। लोहा का टुकड़ा अगर सोना बन जाए तो नहीं लगता जितना छड़ है सबको तोड़ देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा सोना में, मजा आ जाएगा। नहीं लग रहा सर साधारण स्टेटमेंट है कि अगर एक ही चीज का कोई टुकड़ा निकालेंगे, जैसे इसको हम तोड़ दें बहुत टुकड़ा में तो सब टुकड़ा एक जैसा होगा, लेकिन अलग अलग चीज का अगर टुकड़ा लाएंगे हम तो उसका गुण अलग अलग होगा। तीसरा स्टेटमेंट यही है इनका। किनका? जॉन डाल्टन का। कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार और गुण में समान होते हैं, मतलब सब एक नियर रहता है, लेकिन अलग अलग जब लीजिएगा तो वो अलग अलग हो जाएगा। इसका द्रव्यमान कुछ होगा, उसका द्रव्यमान कुछ होगा, इसका घनत्व कुछ होगा, उसका घनत्व कुछ होगा, इसका अपवर्तनांक कुछ होगा, उसका अपवर्तनांक कुछ होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये दिन का देखिए इनका चौथा स्टेटमेंट है और ये थोड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है, हमारे हिसाब से भी आप लोग भी पढ़े होंगे। चौथा स्टेटमेंट इनका है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले अणु या फिर यौगिक में परमाणुओं की अपेक्षित संख्या और प्रकार निश्चित होता है। हम समझाते हैं, आपको टेंशन नहीं लीजिए। देखिए पहला हम आपको समझा रहे हैं H+H। आप में से किनको किनको लग रहा है सर आप समझ गए, ये आप परमाणु बताए थे और ये भी परमाणु बताए थे, दोनों रिएक्ट किया है तो बन जाएगा आपका क्या? अणु, यानी कि हो जाएगा H2।
यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से, ये परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया, बनाया क्या? अणु। ये जानते हैं क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बनेगा, मतलब इसके बारे में कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ या यौगिक या अणु जो भी बनेगा ना, इसका दो चीज फिक्स होगा। पहला कि क्या बनेगा और दूसरा कितना बनेगा। क्या बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बनेगा उसका दो चीज फिक्स होगा। पहला कि क्या बनेगा और दूसरा वो कितना बनेगा। आप लोग को लग रहा है सर क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट किया ना, तो कन्फर्म है कि यहां H2 ही बनेगा, यहां O2 कभी नहीं बनेगा। वहां कन्फर्म H2 ही बनेगा, यहां कभी भी N2 नहीं बनेगा। कन्फर्म है वहां क्या? H2 ही बनेगा। दूसरा बात, ये तो समझ में आ गया आपको कि क्या बनेगा। दूसरा कि कितना बनेगा। तो एक हाइड्रोजन रिएक्ट किया है तो कन्फर्म है यहां की दुइये गो बनेगा, 3 गो नहीं बन सकता है। वही बोल रहे हैं ये कौन? जॉन डाल्टन। देखने से आपको लग रहा होगा सर साधारण बात बोल रहे हैं, लेकिन ये बोले हैं बहुत पहले। उस समय साइंस अपना तरक्की नहीं किया था, इस कारण इनका भी एक मतलब साइंस को डेवलप कराने में जॉन डाल्टन का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ये बहुत पहले बोले हैं भैया, जिस समय साइंस से किसी को कोई लेना देना नहीं था, उस समय ये बात बोल रहे हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जो बनेगा, क्या बनेगा ये भी फिक्स है और कितना बनेगा ये भी फिक्स है। और आपको हम एग्जांपल देते हैं। देखिए, जैसे हम दे दिए H2 प्लस O2, क्लियर? क्या दे दिए? H2 प्लस O2। जैसे ही ये रिएक्ट करेगा ना तो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आप बताए थे कि H2 रिएक्ट नहीं करता है, O2 रिएक्ट नहीं करता है, तो यहां आप कैसे रिएक्ट करवा दिए हैं? भैया हमने रिएक्ट करवाए। सुनिए, ये अणु है, हम आपके बात से पूरी तरीके से सहमत हैं कि H2 अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, O2 अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। काहे? अणु है। आप सोच रहे होंगे सर तो उन्हें H2O बना कैसे? तो पहले ये टूटता है H में और H में, पहले ये टूटता है O में और O में। अब समझ में आया कि H तो रिएक्ट कर ही सकता है, कारण परमाणु हो गया। ये भी H रिएक्ट कर ही सकता है, ये O रिएक्ट कर ही सकता है और ये O रिएक्ट कर ही सकता है। और यहां देखिए बनेगा क्या? जल। क्या लगता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाइएगा और दूसर चीज आप बना दीजिएगा। हाँ, अलग परिस्थिति में आप अलग चीज डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उस समय साइंस उतना डेवलप नहीं किया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, क्लियर ना? वो अलग मैटर हो गया। लेकिन नॉर्मल अगर रिएक्ट करेगा साधारण परिस्थिति में तो कन्फर्म है कि पानी ही बनेगा। वही ये बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनेगा ये फिक्स है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला है तो कन्फर्म जल बनेगा, और कितना बनेगा ये भी फिक्स है। जल में देखिए कन्फर्म यहां हाइड्रोजन का 2 अणु बनेगा, 2 परमाणु बनेगा, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु बनेगा। यही इनका चौथा स्टेटमेंट था। नहीं लग रहा सर बड़ा बेजोड़ बेजोड़ नियम दिए हैं? एक बार रिपीट करते हैं इनका नियम क्या था। पहला इनका नियम क्या था कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है। अविभाज्य का मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सके, वो उसी बड़ को नाम दिए हैं क्या? परमाणु। दूसरा स्टेटमेंट इनका था कि परमाणु अविनाशी होता है, मतलब ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न होता है। ये दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा देखते हैं कि एक ही तत्व का अगर बहुत सारा टुकड़ा निकालिएगा तो सब एक नियर रहेगा, लेकिन अलग अलग चीज का अगर टुकड़ा निकालिएगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, मतलब उसका गुण मिलेगा नहीं आपको। चौथा स्टेटमेंट इनका था कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनेगा और कितना बनेगा ये भी फिक्स है। इसी को देखिए यहां लिख रहे थे, बनने वाले परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, संख्या मतलब कितना, और प्रकार, प्रकार मतलब क्या। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो बन रहा है क्या? जल। दूसरा चीज नहीं बन सकता। यही इनका चौथा स्टेटमेंट था। क्लियर? समय का पहिया आगे घूमता है और एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है विलियम क्रूक्स। और देखते हैं कि विलियम क्रूक्स का प्रयोग क्या था। आखिर ये विलियम क्रूक्स क्या चेक करना चाह रहे थे? ये कहानी है देखिए 1879 ईस्वी का। किस वर्ष का? 1879 ईस्वी का। और विलियम क्रूक्स रहने वाले हैं ब्रिटेन का। ये चेक करना चाह रहे थे कि हवा से करंट पास होता है या नहीं। चेक क्या करना चाह रहे थे विलियम क्रूक्स? कि हवा से करंट पास होता है या नहीं। इसके लिए इनके सामने 2 कंडीशन था। पहला कंडीशन देखिए घर में था, किस तरीके से घर में जब ये कोई तार को बोर्ड में दे रहे थे और आगे वाला कवर थोड़ा सा हटा के अंगुली जब रख रहे थे तार से ऊपर, तो देख रहे थे करंट नहीं मार रहा था। तो इनको लगा
कि हवा से करंट पास नहीं होता, क्योंकि ये तार और अंगुली के बीच में क्या है, हवा है बीच में, तो यहां से ये इनको लगा कि मतलब हवा से करंट पास नहीं होता। लेकिन फिर ये कुछ दिन के बाद कहीं न्यूज में पढ़े कि कोई नामुना था, ऊपर से करंट जा रहा था हाई वोल्टेज, मान के चलिए 60,000, और ये नामुना को क्या किया, खींच लिया, जबकि वहां टच देखिए नहीं कर रहा है, नामुना नीचे ही है। इस तरीके से तार देखिए यहां से गया और मुन्ना यहां खेल रहा था, क्या हुआ, खींच लिया। तो विलियम क्रूक्स को लगा कि तो गड़बड़ बात हो गया, अभी तक हम सोच रहे थे हवा से करंट नहीं, तो यहां से उनको लग रहा विलियम क्रूक्स को कि ये करंट तो पास कर जा रहा है। जानते हैं विलियम क्रूक्स के मन में क्या सवाल आया, सुनिएगा तो आपको भी हंसी लगेगा, इसीलिए हम भी मुस्कुरा दिए। विलियम क्रूक्स सोच रहे हैं कि घर वाला इसमें ना करंट का मान कम है, इसलिए हवा से लीक नहीं करता है, और यहां पर करंट का मान ज्यादा है, इसके कारण हवा से लीक कर जाता है। सोच के देखिए कितना बेवकूफी भरा मतलब थिंकिंग है, क्लियर ना। ये सोच रहे हैं कि घर वाला जो लाइटर होता है उसमें करंट का मान कम होता है, इसके कारण हवा से लीक नहीं करता है, और इसमें करंट का मान ज्यादा है, इसके कारण हवा से लीक कर जा रहा है। हंसी नहीं भर रहा आपको, हमरे हिसाब से भरना चाहिए, क्लियर ना। ये इनके मन में विचार आ रहा, आपके मन में भी आना चाहिए विचार। रही बात कैसे, तो कोई भी चीज ज्यादा होता है तो ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे आप एक बाल्टी में पानी भरिए, पानी ज्यादा होगा बाल्टी से निकलने लगेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ओवरफ्लो कब होता है, ज्यादा होने के बाद। वही इनको लग रहा है विलियम क्रूक्स को कि यहां करंट का मान जो है ना ज्यादा है, इसी के कारण हवा में लीक कर गया है। या फिर कोई कमंडल से दूध आप डाल रहे हैं, देखिएगा कमंडल में दूध ज्यादा होगा तो दूध ओवरफ्लो होकर गिर जाएगा। यही बात इनके मन में आ रहा है, विलियम क्रूक्स के मन में, और ये सोच रहे हैं कि हवा से करंट पास करता है नहीं करता है, करता है नहीं करता है। कभी घर में जब चेक कर रहे हैं तो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही ये हाई वोल्टेज में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे करता है, नन्हा मुन्ना को खत्म कर दिया है। बात समझ में आ रहा है कि क्या इनके मन में चल रहा होगा। चूंकि ये वृद्धावस्था की ओर भी इनका शरीर जा रहा था, इस वजह से ये सोच रहे थे जितना जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल कर ले हम ही बात का कि हवा से करंट लीक करता है या नहीं। इसीलिए देखिए एक सिस्टम बनाए हैं यही प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए कि क्या हवा से करंट लीक करता है या नहीं करता है। क्लियर। इसके लिए सबसे पहले ये देखिए हाई वोल्टेज लिए हैं। हाई वोल्टेज इसलिए लिए कारण ये हाई वोल्टेज पर ही चेक करना चाह रहे थे। घर में तो फिक्स हो गया था कि करंट नहीं मारता है, लेकिन हाई वोल्टेज में करंट मार रहा था हवा में भी, इसी के कारण सबसे पहले ये हाई वोल्टेज देखिए यहां पे लिए हैं। पहला क्लियर। हाई वोल्टेज से दो तार निकाल दिए प्लस माइनस, अब इधर देखिए माइनस वाला को एक धातु से जोड़ दिए हैं। यहां देखिए एक रॉड है, कैथोड एनोड को आप सिंपल समझिए, धातु का एक छड़, लोहा जो होता है ना वही एक छड़ समझिए। एक को आप कैथोड मान लीजिए और दूसरा को क्या मान लीजिए, एनोड। दोनों से ले जाके क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। यहां देखिए एक निर्वात ट्यूब ले लिए हैं। निर्वात ट्यूब का मतलब जिसमें हवा ना के बराबर हो, अजय थोड़ा बहुत हवा था भी उसको देखिए वैक्यूम पंप के थ्रू निकाल दिए हैं। अब सोच रहे होंगे सर ये तो समझ में आ गया कि यहाँ हाई वोल्टेज लिए थे 10,000, काहे ले लिए भी समझ में आ गया, कारण ये ज्यादा वोल्टेज में पर चेक करना चाह रहे थे। ये हवा यहां से काहे निकाले वैक्यूम पंप के थ्रू, तो भैया हवा को कम करने से प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होने से टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होता है तो गैस से करंट पास करता है। बात समझ में आ रहा है। प्रेशर कम होने से टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होता है तो गैस से थोड़ा मात्रा में करंट पास होने लगता है। ये बात का ख्याल इनको था, यही चेक करना चाह रहे थे, इसीलिए प्रेशर कम किए। रही बात सर प्रेशर कितना कर दिए थे, तो प्रेशर का वैल्यू देखिए कर दिए थे 10⁻⁻⁴ mmHg। यहां देखिए लिखा भी हुआ है एयर एट वेरी लो प्रेशर। फिर से इनका सारा सिस्टम समझ लीजिए किस तरीके से किए थे। एक काम इधर और किए थे, यहां देखिए ZNS का परत चढ़ा दिए थे। यहां किसका परत चढ़ा दिए थे, ZNS का। ZNS सिस्टम इनका समझ लीजिए, और यहां एगो प्लग लगा दिए थे। सबसे पहले हाई वोल्टेज लिए, एक दोनों तरफ से तार निकालें, एक को मतलब क्या कहते हैं, एक तार को जोड़े कैथोड से, एक तार को जोड़े ही एनोड से। एक ट्यूब लिए जिसमें हवा ना के बराबर रहने दिए, मतलब थोड़ा बहुत रहने दिए, और ये हवा निकाले कैसे, तो वैक्यूम पंप के थ्रू। ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा ZNS के बारे में हम आपको बता देते हैं। ZNS एक बहुत ही बढ़िया केमिकल है। ZNS पर कोई चीज जब पड़ता है ना, जैसे कोई पत्थर फेंकिए ZNS पर तो वो चमकेगा। कौन, ZNS।
ऐसे ZNS जैसे अभी हमारा शरीर पर लेप दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि लाइट पड़ रहा है फिर भी चमकेगा, लेकिन अंधेरा में अगर लेप के हमको ठड़ा कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर कोई चीज आके गिरेगा, जैसे कोई मच्छी भी टकराया हमसे, तो वो फट से चमकेगा, जहां टकराएगा ना मच्छी वहां चमकने लगेगा। वो बात समझ में आया कि सर ZNS मस्त केमिकल है, जैसे ही ZNS पर कोई चीज गया तो वो फट से चिंगारी पैदा करेगा। ऐसे नॉर्मल तो ठीक है, मतलब कितनो हल्का से हल्का चीज भी अगर ZNS पर गया ना तो ZNS चमकने लगता है। इसी के कारण ये किए थे, वहां दिए थे। आप सोच रहे हैं काहे ऐसा किए थे, तो वो हम आपको समझाते हैं कि काहे ऐसा किए थे। पूरा सिस्टम इनको समझ में आ गया। हाई वोल्टेज लिए, दोनों को कैथोड एनोड से जोड़ दिए, प्रेशर को कम किए, क्लियर, ना के बराबर उसमें रहने दिए, और लास्ट में ले जाके ZNS का परत चढ़ा दिए। अब सुनिए, जब ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए तो पूरा बढ़िया से एकदम तैयार हो गई कि आज तो हम चेक करिए लेंगे कि हवा से करंट पास होता है या नहीं। जानते हैं, जैसे ही यहां स्विच दिए ना, स्विच यहां दिए, उधर चमका। इनको लगा ये क्या हो रहा है, बात समझ में आया। यहां से कुछ निकला था, हालांकि ये अदृश्य किरण था तो दिखाई नहीं दिया था। हम लोग को तो अभी पता है कि ये कैथोड किरण निकला था, लेकिन उस समय इनको थोड़ी ना पता था। यहीं से तो कैथोड किरण का खोज हुआ है, और यही कैथोड किरण आगे जाके जे थॉमसन बताएंगे कि ये कैथोड किरण जो है इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। बड़ा मस्त कहानी है, ध्यान से सुनते जाइएगा। जैसे यहां स्विच दिए, उधर चमका, किस पर, ZNS पर, क्योंकि यहां से निकल के गया था कैथोड किरण, दिख बने नहीं रहा था लेकिन चमक रहा था। विलियम क्रूक्स को लगा कि लगता है गलती से हो गया। एक बार फिर स्विच दिए, फिर उधर चमका, इनको लगा फिर हो गया, अच्छा एक बार और करते हैं। फिर स्विच दिए, फिर उधर चमका। समझ में तो इनको कुछ आया नहीं, बस इतना समझ में इनको आ रहा था कि उधर चमक रहा है ना, इसका मतलब इधर से कुछ जाके ओकरा पर पड़ रहा है। क्योंकि ZNS के बारे में हम आपको बताए हैं कि उस पर हल्को चीज पड़ेगा ना तभी वो चमकेगा। यहां से निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं थी विलियम क्रूक्स कि इधर से जरूर कुछ उसमें जाके टकरा रहा है, कुछ तो है, ऐसा दिख नहीं रहा है लेकिन कुछ है जो उधर जाके टकरा रहा है वो ZNS में। इसी वजह से वहां चमक पैदा हो रहा है। 3, 4, 5 बार करने के बाद इनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि ये चेक करना चाह रहे थे कि हवा से करंट जाता है या नहीं जाता है। यहां हो रहा है कुछ और, उधर जाके चमक रहा है। लास्ट में क्या बोलते हैं जानते हैं? परियो क्या करना चाह रहे थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन लास्ट में आके बोलते हैं दुनिया वालों को कि दुनिया वालों, हम एक किरण का खोज किए हैं। तो सब पूछा कौन किरण? तो बोला कैथोड रे का हम खोज किए हैं। कौन किरण का? कैथोड रे। कैथोड रे, चूंकि ये कैथोड से निकला था इसीलिए इसका नाम कैथोड रे दिए थे। सब इनको घेर लिया तुरंत भर में कि ठीक है और कुछ बताइए। किसके बारे में? कैथोड रे के बारे में। आप बोल रहे हैं भाई हमें को किरण का खोज कर दिए हैं, कैथोड रे, कुछ बताइए कैथोड रे क्या होता है। तो जानते हैं क्या बोले? बोले इतना सारा सिस्टम बता दिए तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कैथोड रे का खोज कर दिए, बहुत है, अब हम कुछ इसके बारे में नहीं जानते हैं। क्योंकि इनको चेक करना था क्या कि हवा से करंट जाता है या नहीं। लगभग निष्कर्ष पर पहुंच गए कि उधर चमक रहा है, इसका मतलब एनएस से जा रहा है। नहीं, सोच के देखिए ना, उधर चमक रहा था ZNS का पर्दा, इसका मतलब एनएस से कुछ तो जा रहा था, तभी तो वहां चमक रहा है। तो ये लगभग निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। जैसे ही इनसे पूछा गया कि ठीक है कैथोड किरण का और कुछ गुण और बताइए, क्या होता है, किस चीज का बना होता है, इसमें द्रव्यमान और होता है या नहीं होता है, कुछ और बताइए इसके बारे में। तो ये बोले हम नहीं जानते हूं, सब इतना बता दिए काफी है, बात खत्म। हमारा अब उम्र हो रहा है, हमको अब ऊपर जाना है, ये सब हम करते रहेंगे सब दिन। मतलब ये नकार दिए सबके बात। कोई सीधा बोल दिए कि कैथोड किरण का हम खोज किए हैं, इतना हमको सूरज दे दो, बात खत्म। सब बोला ठीक है, अब जब खोज किए तो आपको सूरज देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे कैसे नहीं। सब मान लिया कि कैथोड किरण का खोज कौन किए हैं? विलियम क्रूक्स। आपके मन में जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नॉलेज होगा तो सवाल आना चाहिए कि सर आप कह रहे हैं कि विलियम क्रूक्स कैथोड किरण का खोज किए हैं लेकिन इसका गुण नहीं बताए हैं, तो महापुरुष कौन था जो इसका सारा गुण बताता है कि कैथोड किरण ऋणात्मक किरण है, कैथोड किरण विद्युतीय क्षेत्र में धन ध्रुव की ओर मुड़ जाता है, कैथोड किरण में द्रव्यमान होता है। ये सब गुण के बताया है? कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना है, कैथोड किरण चुंबकीय क्षेत्र में डाइवर्ट होता है, ये सारा कैथोड किरण का प्रॉपर्टी है। तो ये सब बताया कौन? जब ये बता ही नहीं रहे हैं महानुभाव, तो ऐसा कौन महात्मा था, कौन महापुरुष था जो ये सारा प्रॉपर्टी को बताया है? आइए उस महापुरुष से आपको हम मिलाते हैं। वो महापुरुष देखिए ये है, कौन?
जे थॉमसन। जे थॉमसन विलियम क्रूक्स का पड़ोसी थे और ये टीचिंग कराने का काम करते थे। क्या करते थे? टीचिंग कराने का काम। और जब ये सुने ना, ऐसे भी शिक्षक में उत्सुकता होता है बहुत ज्यादा कोई चीज सीखने का। जब ये सुने कि विलियम क्रूक्स कुछ प्रयोग किया है, जाके बढ़िया से देखें कि क्या क्या किया है भाई, तो सारा स्टेटमेंट इनको दिख गया था कि ये काम किए हैं। और ये स्टूडेंट को भी ले गए थे कि चलो एक प्रयोग हुआ है वहां पे। ऐसे भी देखिए कोई भी घटना होता तो हम ही लोग देखने चल जाते हैं कि चलो वहां देख के आते हैं कि क्या हुआ है। वही काम ये जे थॉमसन कर रहे हैं। वहां गए, सारा चीज देख लिए कि हाई वोल्टेज है, जेडएनएस का पर्दा लेपा गया है, वैक्यूम पंप लगा के प्रेशर को कम किया गया है, कैथोड ट्यूब लिया गया है और दोनों तरफ से जोड़ दिया गया है। सारा चीज वहां बढ़िया से देख लिए और आके वही चीज घर पर चिपका दिए। बात समझ में आया? मतलब वहां जो जो देखे थे सबको आके अपना लैब में एकदम सेम वही काम कर दिए हैं जो जो वहां देखे थे। देखिए वही काम किए, हाई वोल्टेज ले लिए हैं, प्रेशर कम कर दिए हैं, यहां देखिए लिखा हुआ है। और जैसे जैसे मतलब वहां जो जो था, जेडएनएस का पर्दा यहां हम चढ़ा देते हैं थोड़ा सा। यहां देखिए जेडएनएस का पर्दा चढ़ा दिए। ये हो गया आपका ZNS और यहां एक ही प्लग दे दिए। जो जो काम देखे थे वहां पे विलियम क्रूक्स वाला में, वही काम यहां चिपका देते हैं ये और इनका स्टूडेंट। अब देखिए यहीं से खेल होगा शुरू कैथोड किरण का खोज का। इनका जो भी चला है ना, कुछ कुछ करेगा। कोई बोलेगा गुरुजी ऐजा कुछ धार के चेक कीजिए ना कि क्या होता है। मतलब मजाक मजाक में कैथोड किरण का सब गुण का खोज हो जाएगा। कोई बोलेगा गुरुजी एक काम कीजिए ना, इसमें जो गैस भरल है ना उसके जगह पर दूसर गैस भर के देखिए ना क्या होता है। कोई बोलेगा गुरुजी एक काम कीजिए ना, यहां पर ही कोई धातु रख के देखिए ना टकरा के की होता है। कोई बोलेगा कि कोई पैडल रख के देखिए ना क्या होता है। और इसी तरीके से कैथोड किरण का धीरे धीरे सब खोज होता चला जाएगा। मतलब कैथोड किरण का जो खोज हुआ था ना वो एकदम अनजाने में हुआ था। ये जे थॉमसन जो थे वो ऐसे अनमान्य ढंग से देखने गए थे विलियम क्रूक्स का प्रयोग कि देखते हैं क्या सजाया है नहीं सजाया है। उधर से आए, क्या इनका मति भ्रम हुआ, आके पूरा सेटअप लगा दिए घर पर। और इनका जो स्टूडेंट था कुछ से कुछ हरकत किया, इसके कारण कैथोड किरण का खोज होता चला गया। देखिए क्या क्या कर रहा है इनका स्टूडेंट। हम प्रयास किए हैं पूरा बढ़िया से एकदम आपको समझा के बताने का। पहला देखिए कैथोड किरण के गुण में, इनका पहला जो थी स्टूडेंट था वो बोल रहा है क्या जानते हैं कि गुरुजी एक काम कीजिए ना, ये कैथोड किरण इन्हें तो है ही ना है, उधर तो जेडएनएस का पर्दा वगैरह वगैरह जो कुछ है रहने दीजिए, उधर इधर लेपा हुआ था इस तरीके से। इनका जो अथी था, ये क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट था वो बोल रहा है क्या जानते हैं कि गुरुजी एक काम कीजिए ना, ऐसा कुछ रख के देखिए पैडल टाइप का। पैडल को आप देखिए हम पूरा फील आ जाए उसके लिए देखिए लेकर आए इस तरीके का कोई चीज जिसमें घूमने का क्षमता हो। उसी को बोला कि काम कीजिए गुरुजी इसमें रख दीजिए, उसके बाद करंट दीजिए तो क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से रख दिया, उसके बाद करंट एने से दिया गया। जैसे ही करंट दिया ना तो उधर तो चमक ही रहा था और चमकने के बाद यहां एगो शैडो दिख रहा था, मतलब परछाई। सबको लगा कि गलती से बन गया परछाई, भाई एक बार और करते हैं। फिर जैसे ही स्विच दिया यहां से इस तरीके से, यहां हाई वोल्टेज दे दीजिए माइनस प्लस इस तरीके से। जैसे ही फिर से यहां से स्विच दिया फिर उधर तो चमकबे किया जेडएनएस और फिर यहां पे परछाई बन गया। ये रखा था यहां पे और बन जा रहा है यहां पे। आप सोच रहे होंगे सर दिख कैसे रहा था? भैया चमकेगा तो दिखेगा नहीं, कोई भी चीज देखने के लिए लाइट चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है? तो जैसे उधर चमक रहा था ये दिख जा रहा था। यहां फिर रखा, फिर स्विच ऑन किया तो फिर यहां दिख जा रहा है। जानते हैं जे थॉमसन के मन में विचार आया कि लगता है ससुरा जो निकल रहा है ना कैथोड किरण, ये सीधे जाता है। क्योंकि जब तक कोई चीज सीधे नहीं जाएगा परछाई नहीं बनेगा। कोई भी चीज परछाई तभी बना सकता है जब वो सीधे ट्रेवल करे। आप पढ़े भी होंगे लाइट के बारे में। क्योंकि परछाई का मतलब क्या, वो जगह जहां पे लाइट नहीं पहुंच सके उसी को तो हम परछाई कहते हैं। जे थॉमसन यही बात से निष्कर्ष पर पहुंचे कि कैथोड किरण परछाई उत्पन्न करती है, अर्थात यह सीधी रेखा में चलती है। ऐसा नहीं कि रात में सुतल थे जे थॉमसन, व्हाट्सएप पर इनका मैसेज आया, ये भी फॉरवर्ड करके सबको बता दिए कि देखो कैथोड किरण सीधी रेखा में चलता है। नहीं भैया, ये प्रयोग कर करके बता रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पैडल रखे थे, इधर से जब लाइट दिए थे तो यहाँ परछाई बन रहा था। अब बताइए परछाई कब बनेगा?
तो सब बोला कि जब कोई चीज सीधे जाता है तभी परछाई बनता है, इसका मतलब कैथोड किरण सीधे ट्रेवल करता है। बात समझ में आया? क्योंकि सीधा ट्रेवल नहीं करेगा तो परछाई नहीं बनेगा। पढ़े होंगे आप लोग, बेसिक बात है लाइट का। फिर एक आगो स्टूडेंट आया पागल नियर, वो बोला गुरुजी एक काम कीजिए ना, यहाँ रखिए और फिर से करंट दीजिए तो क्या होता है। इस तरीके का घिरनी देखिए यहाँ रख दिया है, पैडल का मतलब आप घिरनी समझिए, यहाँ देखिए लिख दिया है। लाइट मतलब होता है हल्का, अपॉडल व्हील, व्हील का मतलब होता है चक्का। इसी तरीके का समझ लीजिए कि यही था। यहाँ रख दिए और फिर से जब इधर करंट दिए ना इस तरीके से, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। जब फिर से करंट दिए तो क्या हुआ जानते हैं, ये घूमने लगा। अबरी पहला बार में तो यहां देखिए परछाई बना था, दूसरा बार में जब कर रहा है तो देख रहा है कि ससुरा जब इधर से हम दे रहे हैं यहां से स्विच, तो ये घूम जा रहा है इस तरीके से। क्या हो रहा है? घूम जा रहा है। फिर सबको लगा कि गलती से घूम जा रहा है, फिर अथी बंद किया स्विच और फिर इसको रखा और फिर स्विच दिया तो फिर यहां घूमने लगा। 2-3 बार जब यही काम किया ना तो बार बार इस ससुरा घूम जा रहा था। जब बार बार घूम जा रहा था ना, तब जे थॉमसन के मन में विचार आया कि कोई भी चीज को घुमाने के लिए बल लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बल। अब बल का 2 बेटा है, पहला का नाम है द्रव्यमान और दूसरा का नाम है त्वरण। पहला का नाम कौन सी है? द्रव्यमान और दूसरा का त्वरण। मतलब बल 2 चीजों के मिलने से बनता है, पहला द्रव्यमान और दूसरा त्वरण। जैसे देखिए अभी ये क्या कहते हैं, रुका हुआ है, जैसे इस पर हम बल लगाएं देखिए घूमने लगा। और बल लगाने के लिए 2 चीज चाहिए, हथेली में हमारा द्रव्यमान है और जब हाथ को हम ऐसे खींच रहे हैं तो हाथ में वेग आ जा रहा है, इसके कारण इस पर बल लग जा रहा है। जे थॉमसन सोच रहे हैं कि इधर से जो लाइट जा रहा है ये क्या कर रहा है, इसको घुमा दे रहा है। अब कोई चीज घुमा तभी सकता है जब वो बल लगाए, और बल का 2 औलाद है, द्रव्यमान और त्वरण। इसका मतलब इधर से ही जा रहा है तो त्वरण तो इसमें होबे करेगा, क्योंकि वेग आ गया, वेग आएगा तो त्वरण आएगा ही। लेकिन इसमें द्रव्यमान भी होता है, तभी बल लगा दे रहा है। कौन? कैथोड रे। दूसरा निष्कर्ष पर पहुंचे देखिए जे थॉमसन कि कैथोड किरण में द्रव्यमान होता है, क्योंकि ये यहां जो पैडल रखा हुआ है इसको घुमा दे रहा है, और घुमाने का गुण तभी हो सकता है किसी में जब उसमें द्रव्यमान हो। स्पीड तो इधर से जा रहा, वेग इसमें है ही, और जब वेग आया तो त्वरण तो आ ही जाएगा। त्वरण में कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि इधर से कोई चीज जा रहा है तो उसमें वेग है, और जब वेग है तो त्वरण आ जाएगा उसमें। क्लियर? फिजिक्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वेग आएगा तो त्वरण आ ही जाएगा। हालांकि एक समान वेग आएगा तो त्वरण नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे सर अभी तुरंत आप बोले कि एक समान वेग आएगा तो त्वरण नहीं आएगा, तो यहां आप साबित कीजिए कि ये वो समान वेग से चल रहा है। इधर से जो करंट जा रहा है, मतलब कैथोड रे जो जा रहा है वो असमान वेग से जा रहा है। तो देखिए त्वरण बराबर फार्मूला होता है V - U/T। क्या होता है? V - U/T। तो नहीं लग रहा है कि यहां से जो कैथोड रे निकल रहा है वो ये इस मेटल से निकल रहा है, किससे? माइनस वाला से निकल रहा है, और माइनस वाला से निकल रहा था तो शुरू में इसका V क्या था? 0 था। सॉरी, शुरू में इसका U क्या था? 0 था। मतलब यहां तो इसमें मतलब स्पीड था ही नहीं, मतलब वेलोसिटी था ही नहीं। लेकिन जैसे ही इधर से करंट दिया इस पर तो ये निकल के भागा, तो इसका V बराबर क्या हो गया? V बोल सकते हैं। कुछ भी स्पीड हो सकता है। तो नहीं लग रहा है कि वेग परिवर्तन हो रहा है, शुरू में है 0, बाद में हो जा रहा है क्या? V। तो जैसे ही वेग परिवर्तन हुआ तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आया तो जाहिर सी बात है उसमें क्या कहते हैं, बल लग जाएगा। तो जे थॉमसन दूसरा निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि कैथोड किरण के पास द्रव्यमान कन्फर्म है, तभी जाके ये बल लगा पा रहा है। क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज किए थे? नहीं, वो प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि देखिए ये जो घूम जा रहा है ना, घूम रहा मतलब इसमें बल लगाया गया है। अब बल लगाने के लिए 2 चीज चाहिए, द्रव्यमान और त्वरण। त्वरण तो इसमें है ही, क्योंकि ये असमान वेग से ट्रेवल किया है, लेकिन इसमें द्रव्यमान भी है, इसी कारण ही घूम गया है। तीसरा सुनिए इनका, कहता है कि कैथोड किरण विद्युतीय क्षेत्र में धन आवेश की ओर मुड़ता है, अर्थात इसके पास ऋण आवेश है। देखिए उनका जो स्टूडेंट था अलगे अलगे दिमाग लगा रहा था। एगो बोला कि सर ऐसा कीजिए ना, ट्यूब के ऊपर ना, ऊपर में प्लस माइनस लगा दीजिए, नीचे में प्लस लगा दीजिए। आपको पता होगा कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तो जैसे ही यहाँ चार्ज रखा तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा क्षेत्र किस में हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब ये पूरा क्षेत्र में करंट लगेगा। अब जब इससे गुजारा गया ना, इधर से फिर से माइनस हो गया ये, और इधर से फिर से आपका क्या हो गया? प्लस हो गया। अब जब स्विच दिया गया तो कैथोड किरण को जाना चाहिए, देखिए ऐसे, कैसे जाना चाहिए? इस तरीके से। लेकिन नहीं लगता सर
ओने नहीं जा, मतलब सीधे नहीं जाके ये मुड़ गया है, जबकि पहला गुण इसका क्या था, कैथोड किरण सीधे जाता है। कब? जब ये दोनों नहीं था तब, मतलब ऊपर में माइनस नीचे में प्लस नहीं था तब, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं लगाया गया था तब। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, मतलब कहीं से 2 तार लाया गया विद्युत वाला, और एक ऊपर रख दिया गया, एक नीचे रख दिया गया, और जब कैथोड किरण को छोड़ा गया, मतलब स्विच दिया गया, तो देख रहा है कि सब होने नहीं जाके एने आ रहा है। आप सोच रहे हैं क्या मजाक करते हैं सर, दिख कैसे रहा है कि एने आ जा रहा है सब? भैया ZNS यहां लेप दिया गया था, आप समझ में आया? तो उधर तो चमक नहीं रहा था, क्योंकि उधर जा नहीं रहा था, सब नीचे गिर जा रहा था, और नीचे गिर जा रहा था तो यहां चमक रहा था। नहीं लग रहा सर? साइंस हर बात का जवाब देता है, बशर्ते आप पूछिए। गलती ये होता है कि आप पूछते नहीं है, कि अभी तुरंत तो आप बताए थे कैथोड किरण नहीं दिखता है, तो यहां कैसे दिख रहा है कि एने मुड़ जा रहा है? यहां ZNS चढ़ा दिया गया था, और जैसे ही यहां ZNS चढ़ाया गया था तो क्या होगा, गिरेगा उस पर तो चमकेगा। लगता है सर तीसरा स्टेटमेंट भी हमको याद हो गया। रही बात इधर मुड़ा का है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस और प्लस एक दूसरे को दूर भगाता है, प्लस और माइनस एक दूसरे को खींच लेता है। तो नहीं लग रहा सर, इधर प्लस था और उधर माइनस है, और इधर क्या है वो रहने दीजिए, लेकिन इधर खिंचाया है, और खिंचाएगा कब? जब उस पर माइनस होगा। बात समझ में आया? अगर सीधे निकल जाता तो कोई चार्ज ही नहीं था। यहां 2 कंडीशन हो सकता था, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी चीज अगर न्यूट्रल रहता फिर भी उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर ये सीधे निकल जाता तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं था। लेकिन ये इधर आ रहा है प्लस की ओर, मतलब इस पर पक्का माइनस है, तभी तो इधर ही आ जा रहा है। क्लियर? तो यही इनका तीसरा स्टेटमेंट था कि कैथोड किरण विद्युतीय क्षेत्र में ये धन आवेश की ओर मुड़ता है, मतलब प्लस की ओर मुड़ जाता है। इससे साबित होता है कि इस पर माइनस आवेश है। कैसा आवेश है? माइनस आवेश है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा स्टेटमेंट देखिए, कैथोड किरण चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होता है। यहां तक 3 प्रयोग तो आपको समझ में आया। चौथा, एगो स्टूडेंट बोला कि सर जी एक काम कीजिए ना, ये ट्यूब के ऊपर ना रख दीजिए एगो मैग्नेट, मतलब चुंबक रख दीजिए। और जैसे ही अभी चुंबक रखा ना, तो देखा कि इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन मुड़ गया ये एने। नहीं लग रहा सर? जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाके मुड़ गया है। और मुड़ा है किसके कारण? यही चुंबक के कारण। किसके कारण? चुंबक के कारण। तो यही इसका चौथा स्टेटमेंट है। देखिए कि कैथोड किरण चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होता है, मतलब डाइवर्ट होता है, सीधे नहीं जाता है। ये इनका चौथा स्टेटमेंट है। छाटने आपको देगा ये सब क्वेश्चन कि कैथोड किरण का कौन सा गुण नहीं है। तो ध्यान से सुनते जाइए, हम प्रयास किए हैं अपने तरफ से वेस्ट, ताकि आपको बढ़िया लगे पढ़ने में। 5वां स्टेटमेंट सुनिए। एक स्टूडेंट और था, बताने कि सबे पागले था मोटा तौर पर। एगो बोला सर जी एक काम कीजिए ना, एजा पर एगो धातु रख दीजिए बीचा में। इधर आपका जो है कैथोड एनोड है और इधर कैथोड है। बोला सर जी एजा काम कीजिए, धातु रख दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बोला ठीक है धर दो। जे थॉमसन को लग कौन सी रहा था, सारा आइडिया तो उनका स्टूडेंट ही देते जा रहा था। कि कोई बोल रहा था कि गुरुजी पैडल रखिए, कोई बोल रहा था विद्युतीय क्षेत्र लगाइए, कोई बोल रहा था चुंबकीय क्षेत्र लगाइए। क्लियर? एगो बोला सर एजा कुछ रख दीजिए धातु, तो रख दिया। देखिए कौन? मेटल टारगेट, मतलब कोई यहां बढ़िया सा धातु रख दिए। और जब अबरी इस पर टकराया ना, किस पर? धातु पर, तो देखा ऊपर में एक किरण निकल रहा है, और वो किरण का नाम था एक्सरे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि कैथोड किरण किसी धातु के प्लेट से टकराने पर कौन सा गैस का कौन सा किरण का उत्सर्जन करता है? तो एक्स रे का। वही देखिए लिखल है कि जब यह अधिक परमाणु भार वाले तत्व से टकराता है तो एक्स रे का उत्सर्जन करता है। स्टेटमेंट समझ में आया कि किस तरीके से किए थे? कुछ नहीं किए थे यार, बीच में रख दिए थे, और जब टकराया तो उससे निकला कौन? एक्स रे। यही इनका कौन स्टेटमेंट था? 5वां स्टेटमेंट, कि जब कोई धातु से कैथोड किरण टकराता है तो कौन सा रे निकलता है? तो एक्स रे निकलता है। फोटो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं इनका। कहता है यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। पहले आपको देखिए मोटे तौर पर समझाते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट होता क्या है। समझिए, आंख में जो काम रेटिना का है, सेम वही काम कैमरा में फोटोग्राफी प्लेट का है। आप सोच रहे होंगे सर आप कहना चाह रहे हैं कि आंख में फोटो बनता है रेटिना पर, कैमरा में फोटो बनता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। हाँ भैया वही बोल रहे हैं हम। क्लियर? आंख में जो काम रेटिना का है वही काम कैमरा में फोटोग्राफिक प्लेट का है। क्लियर?
मतलब आंख में फोटो देखिए, आप कोई चीज को कब देख पाते हैं? जब उस पर लाइट पड़ता है, टकरा के लौटता है। जैसे अभी मान के चलिए आप हमको देख पा रहे हैं मोबाइल में, क्लियर? तो आप हमको कब देख पा रहे हैं? जब मोबाइल पर कोई लाइट पड़ रहा है या फिर मोबाइल से लाइट निकल रहा है और आपके आंखों तक पहुंच रहा है, तब जाके आप देख पा रहे हैं और आंखों पर आपका रेटिना पर फोटो बन जा रहा है। सेम वही काम होता है इसका फोटोग्राफिक प्लेट का। जब आप कैमरा से, मोबाइल से मान के चलिए फोटो खींच रहे हैं इस तरीके से, तो अंधेरा में देखिए फोटो आप नहीं खींच पाइएगा, क्योंकि वहां लाइट पड़ा नहीं है। जिस चीज का आप फोटो खींचना चाह रहे हैं वहां से लौट के फोटोग्राफिक प्लेट पर आ नहीं रहा, जो कि मोबाइल के कैमरा में लगा हुआ है। जैसे ही आप लाइट जलाइएगा तो ये वहां से टकरा के इसके फोटोग्राफिक प्लेट पर आएगा और फट से आप फोटो खींच लेते हैं। बात समझ में आया कि फोटोग्राफिक प्लेट का क्या फंक्शन होता है? जो काम आंख में रेटिना का है वही काम कैमरा में फोटोग्राफिक प्लेट का है। आंख आपका कब काम करता है? जब लाइट होता है तब। सेम उसी तरीके से मोबाइल का कैमरा भी तभी काम करेगा जब लाइट होगा तब। बात समझ में आया इतना दूर तक? चलिए, समझ में आ गया होगा। अब सुनिए कि ये काम कैसे करता है। आंख काम करता है कि जब कोई चीज को हम देखते हैं तो वहां से टकरा के आंखों पर लाइट आता है, इसके कारण वो वस्तु दिखता है। सेम वही काम मोबाइल का होता है, मोबाइल में कैमरा का होता है। जब आप फोटो खींच रहे होते हैं तो जिसका फोटो खींच रहे होते हैं वहां से लाइट टकरा के इसके कैमरा तक आता है, तब जाके ये फोटो खींच लेता है। अब सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं कि यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है? प्रभावित कर सकता है का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए कि आप कोई चीज का फोटो खींचना चाह रहे हैं और आपके पास ये लाइट का व्यवस्था नहीं है, तो आप वहां पे कैथोड रे को मार दीजिए। जाएगा तो दिखेगा तो नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है। कैथोड रे को आप जब मारिएगा, जिस चीज का फोटो खींचना चाह रहे हैं, मान के चलिए कि कोई चीज रखा हुआ लैपटॉप, अंधेला में आप उसका फोटो खींचना चाह रहे हैं, तो लैपटॉप पर कैथोड रे डालिए, दिखेगा नहीं कैथोड रे, लेकिन मोबाइल फोटो खींच लेगा। आप सोच रहे हैं कैसे सर? क्योंकि इसका फोटोग्राफिक प्लेट में वो क्षमता है कि कैथोड रे को ही पहचान लेता है। जैसे ही आप लैपटॉप पर मार रहे हैं कैथोड रे, तो वहां से टकरा के इसके अथी पर आ रहा है, किस पर? मोबाइल के कैमरा पर, और ये फोटो को खींच ले रहा है। जबकि अंधेरा में आप खींच रहे हैं फोटो तो नहीं खींचा रहा है, लेकिन कैथोड रे आप मार रहे हैं उसके बाद फोटो खींच रहे हैं तो खींच ले रहा है। बात समझ में आया कि किस तरीके से ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देता है? फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देने का मतलब ये हुआ कि कैथोड रे किसी पर डाल के आप उसका फोटो खींच सकते हैं। किसके थ्रू? कैमरा के थ्रू। और कैमरा में फोटो खींचता कौन है भैया? फोटोग्राफिक प्लेट। कौन? फोटोग्राफिक प्लेट। वही बात देखिए हम यहां कह रहे हैं कि यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, मतलब किसी भी चीज पर कैथोड रे डालकर आप फोटो खींच सकते हैं। क्लियर? चलिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा। सातवां स्टेटमेंट सुनिए, और सबसे बेजोड़ स्टेटमेंट यही है। इसमें 6वां रिवीजन भी आपका हो जाएगा। एक स्टूडेंट बताइए कि सारा चीज स्टूडेंट इनका कर रहा था, जे थॉमसन का। एक स्टूडेंट बोला क्या कि सर एक काम कीजिए ना, इसके अंदर में जो गैस रखा हुआ है ना, ये अंदर वाला, ये गैसवे को निकाल दीजिए। क्या कीजिए? ये गैस को निकाल दीजिए। अंदर में जो भी गैस रखा हुआ है उसको निकाल दीजिए। या कुछ दूसर गैस डाल दीजिए। मान लिया जाए इसमें हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए और यहां क्या कीजिए? नाइट्रोजन डाल दीजिए। जे थॉमसन को लगा बड़ा बढ़िया बात, बड़ा बढ़िया दिमाग लगाए हो यार, सब चीज तो चेक हो गया, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अभी क्या किया? गैस को निकाल दिया यहां से और दूसर गैस डाल दिया। कौन गैस? मान के चलो हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन डाल दिया या ऑक्सीजन डाल दिया। इस तरीके से गैस डाल दिया। कौन? दूसर गैस। अब सुनिए क्या हुआ। दूसर गैस डाल के जब ये प्रयोग करना शुरू किए ना, तो पहला स्टेटमेंट को दोहराएं कि देखते हैं इसमें दूसर गैस डाले थे, हाइड्रोजन के जगह डाले हैं क्या? नाइट्रोजन। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए परछाई बन गया। क्या हुआ? परछाई बन गया। दूसरा में ये देखें कि देखते हैं सीधे जाता है कि नहीं। जब दूसर गैस डालें तो देखें सीधे चल गया। क्या हुआ? सीधे चल गया। तीसरा में देखें जब ये करंट अथी विद्युतीय क्षेत्र पैदा करके गैस को बदल दिए, उसके बाद चेक कर रहे हैं सब फिर से, देखें कि ये फिर से एने मुड़ गया। चौथा में देखें कि ये फिर से विद्युतीय अथी चुंबकीय क्षेत्र दने मुड़ जा रहा है। पांचवा में ये देखें कि जब इस पर मार रहे हैं तो एक्सरे निकल रहा है। छठा में ये देखें कि जब चक्का रख दे रहे हैं तो इसको भी घुमा दे रहा है। रदरफोर्ड और उनका जो स्टूडेंट था ना, बड़ा बढ़िया दिमाग फिर लगाया। हर बार प्रैक्टिकल कर रहा था और सोच रहा था, हर बार प्रैक्टिकल कर रहा था और सोच रहा था। इस बार भी सोचा कि गुरुजी जानते हैं गैस को बदल भी दिए हैं ना, फिर भी कैथोड किरण के गुण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। बात समझ में आया? था हाइड्रोजन डाल दिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या था नाइट्रोजन डाल दिए हाइड्रोजन, उसके बाद भी हम लोग जितना गुण सीखे हैं कैथोड किरण का वो फिर से रिपीट कर गया है गैस बदल देने के बाद भी।
बात समझ में आया? छाया बन गया है, सीधे निकल गया है, विद्युतीय क्षेत्र में मुड़ गया है, चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ गया है, एक्सरे का उत्पादन कर दिया है, चक्का को घुमा दिया है। जे थॉमसन को लगा वाह यार क्या बात बोले हो। इसी के आधार पर देखिए एक अगला नियम दिए हैं। क्या जानते हैं कि कैथोड किरण का जो गुण होता है ना, कैथोड ट्यूब में जो गैस होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। एक पगलाहा स्टूडेंट और था, वो बोला गुरुजी गैसवा बदलवे किए हैं अंदर वाला, ई वाला काहे छोड़े हैं, इसको भी बदल दीजिए। किसको? ये वाला। ई वाला काहे छोड़े हैं, ये वाला कैथोड और एनोड, इसको भी बदल दीजिए। जे थॉमसन को लगा ठीक बोल रहे हो, बदल देते हैं इसको भी। क्या किया? इसको भी बदल दिया। मतलब था मान के चलो लोहा का, बना दिया तांबा का, था मान के चलो जस्ता का, बना दिया कॉपर का। उसके बाद फिर से प्रयोग किया। गैस वाला में तो सब गुण वही आया था। जब ये एनोड को और कैथोड को भी बदल दिया गया ना, उसके बाद प्रयोग को दोहराया गया, तो फिर देखा कि परछाई बन जा रहा है, सीधे निकल जा रहा है, विद्युतीय क्षेत्र में मुड़ जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ जा रहा है, एक्सरे का उत्पादन कर दे रहा है और चक्का को घुमा दे रहा है। जे थॉमसन को लगा वाह यार क्या आइडिया तुम लोग देते जा रहे हो, कैथोड किरण का खोज होते जा रहा है। जे थॉमसन बोले कि कैथोड किरण का जो भी गुण है वो ना ही ये दोनों पर निर्भर कर रहा है, मतलब कैथोड और एनोड पर। कैथोड एनोड का मतलब इलेक्ट्रोड पर, और ना ही उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है उस पर निर्भर कर रहा है। यही इनका 7वां स्टेटमेंट है। पढ़िए, कह रहा है कि कैथोड किरण के गुण इलेक्ट्रोड का मतलब ये माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस, जो वहां धातु का क्षण था, इलेक्ट्रोड के पदार्थ और कैथोड नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या बोले हैं जे थॉमसन कि कैथोड किरण का जितना भी प्रॉपर्टी हम आपको बताए हैं, चाहे वो छाया बना रहा हो, या वो चक्का को घुमा दे रहा हो, या फिर ये सीधे जा रहा हो, विद्युतीय क्षेत्र में मुड़ जा रहा हो, एक्सरे का उत्पादन कर रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ जा रहा हो, ये टोटल का टोटल गुण कैथोड किरण का खुद का गुण है। वो गैस पर निर्भर नहीं कर रहा है कि उसके अंदर आप कौन सा गैस भरे हैं, या इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि आप किस चीज का कैथोड और एनोड बनाए हैं। मतलब इलेक्ट्रोड के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है, इस बात पर भी निर्भर नहीं कर रहा कि अंदर में कौन सा गैस है। वो कैथोड किरण का खुद का गुण है। ये इनका 7वां स्टेटमेंट था। नहीं लग रहा है सर मजेदार ढंग से इसका खोज हुआ होगा, जिस समय वो खोज कर रहे होंगे बड़ा मजा आ रहा होगा अथी करने के बाद। अभी पढ़ा रहे हैं तो सोचिए इतना बढ़िया फीलिंग आ रहा होगा आप लोग को, और उस समय ये प्रैक्टिकल कर करके बता रहे हैं लोगों को, कितना मजा आ रहा होगा। अगला सुनिए, सारा स्टेटमेंट तो दिया जा चुका है कैथोड किरण के बारे में। अब जे थॉमसन सोच रहे हैं भाई साहब की तरह, या फिर इनका स्टूडेंट सोच रहा है कि ससुरा कैथोड किरण बनल कौन सी का है। ये गुण तो इसका इतना सारा हो गया कि ये प्लस दने मुड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होता है, ये सीधे जाता है, परछाई बनाता है, एक्सरे का उत्पादन करता है, चक्का को घुमा देता है। ये बनल कौन सी का है जानते हैं? जे थॉमसन का दिमाग देखिए किस लेवल का था। ये बोले कि ये जो है ना माइनस वाला गुण है इसमें, इसके कारण प्लस दने मुड़ गया है। और उसी समय जे थॉमसन बोलते हैं कि हम एगो छोटा छोटा कण का खोज किए हैं और ये परमाणु से निकला है। याद कीजिए परमाणु, महर्षि कनाद जो बोले थे बहुत छोटा टुकड़ा है अब ये नहीं टूटेगा, जे थॉमसन बोले नहीं गलत है, परमाणु टूट सकता है। और हम देखिए तोड़े हैं उसको इलेक्ट्रॉन में, मतलब ये है परमाणु जो आंखों से लगभग दिख भी नहीं रहा है, उसके अंदर से हम एक चीज निकाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन का बनल है ये हमारा कैथोड किरण, जो कि हम अभी खोज किए हैं कैथोड किरण का गुण का। वही देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इन्हीं कणों को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा, और ये कहानी है 1897 ईस्वी का। किस वर्ष का? 1897 ईस्वी का। सोच के देखिए कि जे थॉमसन जो अनमने ढंग से विलियम क्रूक्स का प्रयोग देखने गए थे, कितना मजेदार अंदाज में सब चीज को डिस्क्राइब कर दिए कि कैथोड किरण का प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके से ये विचलित होता है नहीं विचलित होता, सारा चीज ये पूरे बढ़िया ढंग से डिस्क्राइब कर दिए। और लास्ट में ये भी बता दिए कि परमाणु जो किसी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसको भी तोड़ा जा सकता है, और तोड़ा गया किस में? इलेक्ट्रॉन में। आगे जाके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी खोज होगा। यही मजेदार अंदाज में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ? कैथोड किरण ट्यूब से। क्लियर?
और सिंपल बोले कि वो कैथोड किरण का गुण माइनस नियर है ना, और वो जो बर्नल है कैथोड किरण, किरण का मतलब क्या, सीधे जा रहा, लेकिन ये छोटका छोटका से बर्नल है। यही छोटका छोटका को ये जे थॉमसन कह रहे हैं कि छोटा छोटा टुकड़ा जो है ना, यही इलेक्ट्रॉन है, और ये पाया जाता है परमाणु के अंदर में। किसमें? परमाणु के अंदर में। यहां तक हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम अपनी तरफ से बढ़िया प्रयास किए कि आपको समझ में आए। अगला देखिए, जब ये बोले ना कि परमाणु टूट सकता है तो तहलका मच गया सगरो, क्योंकि जॉन डाल्टन भी बोला था कि परमाणु अविभाज्यकण है, महर्षि कनाद भी बोले थे कि परमाणु अविभाज्यकण है, और ये भाई साहब आके बोल रहे हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। हम देखिए तोड़े भी हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉन में। तो सब बोला कि ठीक है, बताइए इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका प्रॉपर्टी बताइए, चार्ज बताइए, आवेश बताइए। तो जे थॉमसन बोले कि घबराते का है वो, हम सब बताते हैं, टेंशन नहीं लो, जब हम खोज किए तो बताइए न करेंगे भाई, ऐसे कैसे नहीं बताएंगे। तो देखिए अब बारी बारी से ये इलेक्ट्रॉन का गुण बताते जाएंगे, सुनिएगा। कहता है कि इलेक्ट्रॉन का गुण, पहला देखिए, कह रहा यह सभी पदार्थों या परमाणु का मूलभूत कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल है। मतलब दुनिया में कोई चीज ऐसा है ही नहीं जो इसके बिना रह सके, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही। कोई भी चीज का छोटा टुकड़ा, बोले कि देखियो आप लोग परमाणु के बारे में जानते हैं ना कि दुनिया का सबसे, हर चीज का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होना ही होना है, उसी को कहा जाता है मूलभूत कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल है, एकदम ये जरूर होगा उसमें। कौन बोल रहे हैं? जे थॉमसन, कि आप कोई चीज को लाइए, चाहे कोई तार हो, कोई मार्कर हो, कोई बोर्ड हो, कोई लोहा हो, कोई मिट्टी हो, कोई लकड़ी हो, वो परमाणु से बनल है, यहां तक आप लोग को पच रहा होगा, लेकिन उस परमाणु के अंदर में हम जो खोज किए हैं छोटका इलेक्ट्रॉन, वो उसके अंदर में कन्फर्म होगा। कौन बोल रहे हैं? जे थॉमसन, कि एकदम वो फंडामेंटल पार्टिकल है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, कि रहना ही रहना है। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो जो परमाणु जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, उसी को कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल। चलिए पहला गुण तो आपको समझ में आ गया, सबको लगा कि वाह क्या बात है, बढ़िया नियम दिए हैं आप। दूसरा सुनिए इनका, दूसरा बोल रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन हम दिए हैं ना उस पर चार्ज भी होता है। तो सब बोला कि बताइए कितना चार्ज होता है, तो बोले कि देखिए चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम आवेश का मात्रक होता है। चलिए सबको लगा कि ठीक है, और कुछ बताइए इसके बारे में। तो बोल रहे हैं कि देखिए वो जो छोटका टुकड़ा बताए हैं ना हम, कौन? परमाणु के अंदर वाला, परमाणु मतलब सबसे छोटा, ओकर अंदर में जो हम खोजे हैं छोटका एकदम ना के बराबर, उसमें भी द्रव्यमान होता है। सबको लगा जे थॉमसन पागल हो गया, कुछ बोल रहा है कि आवेश होता है, मतलब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अबरी बोल रहा है कि उसके अंदर द्रव्यमान भी होता है। सबको लगा ठीक है भाई, अब द्रव्यमान होता है तो बता दो कितना होता है। तो देखिए ये बोल रहे हैं जे थॉमसन कि इस पर द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। लोग इनसे जे थॉमसन से फिर पूछना शुरू किए कि अच्छा ठीक है, आप तो बता दिए कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जरूर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आप बता दिए, और कुछ बचा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बोले जे थॉमसन बोले हाँ अभी बचा हुआ है, रुको बताते हैं। बोला ठीक है बता दीजिए उसको भी। बोला कि जानते हो इलेक्ट्रॉन का ना विशिष्ट आवेश भी होता है। सबको लगा विशिष्ट आवेश क्या होता है, बोला बताते हैं, घबराते का है वो। तो बोला देखिए कुछ नहीं कीजिए, आप इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हम आपको बताए हैं ना -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान बताए हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, दोनों को भागा दे दीजिए तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। सबको लगा नॉर्मल बात है, करके देख लेते हैं। तो करके देखिएगा तो देखिए आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और बटा 19 कूलम और बटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जब ये पूरा काट खोट कीजिएगा तो आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁻⁻11 कूलम प्रति kg। यही होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। यहां तक क्लियर?
तो नहीं लगता सर इलेक्ट्रॉन का 4 गुण हो गया। पहला इसका ये फंडामेंटल पार्टिकल है, दूसरा इसका आवेश, और तीसरा ये इसका द्रव्यमान, और चौथा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। सब पूछना फिर शुरू किया कि बताइए जे थॉमसन साहब और कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में बचल है या सब बता दिए? तो बोले कि नहीं अभी और है। तो सब बोला कि बता दीजिए वो भी क्या है? बोला सुनो वो क्या है। इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है ना, वो अंदर में जो आप कैथोड ट्यूब में गैस को भरे हैं उस पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब इसका जो विशिष्ट आवेश का वैल्यू है ये फिक्स होगा। सब बोला काहे निर्भर नहीं करेगा? उधर तो आप सब चीज प्रैक्टिकल करके बताए थे कि देखो हम नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन भरें तब वो गुण दर्शा रहा है, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन भरें तभी ये गुण दर्शा रहा है, तो मान लिए थे। ये बतिया काहे मान ले हम कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का जो वैल्यू है वो ट्यूब के अंदर जो गैस भरा हुआ उस पर निर्भर नहीं करेगा। बोला बेवकूफ, इतना तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालने के लिए यही दो चीज तो तुमको चाहिए, एक आवेश और दूसरा द्रव्यमान। इसको तुम बदलोगे नहीं, इसको नहीं बदलोगे तो रिजल्ट कैसे बदल जाएगा? इसका मतलब ये फिक्स है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश का वैल्यू होता है, विशिष्ट आवेश को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। तो विशिष्ट आवेश का जो वैल्यू होता है वो ट्यूब के अंदर जो गैस है उस पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब पूछा गया जे थॉमसन से कि ठीक है और कुछ बताइएगा कि आपका हो गया, तो बोले नहीं, हम अब इतने बात आपको बताना चाह रहे थे। क्लियर? आगे देखिए, आगे थी ये पार्ट, तो ये वीडियो तो आपका खत्म यहीं पे होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इधर से जो कैथोड ट्यूब थी, कैथोड से जो कैथोड किरण निकला था ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैथोड किरण ही वहां निकला था, एक किरण और निकला था उस साइड से भी। कौन साइड से? एनोड की ओर से। आप सोच रहे हैं सर बताएं काहे ने, जब निकला तो भैया एक बार में कोई एक ही चीज ना समझिएगा, फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए। अगर आप जागरूक हैं साइंस के प्रति तो कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो काम कैथोड किरण में हुआ उतना सारा जो प्रैक्टिकल कर करके ही बताया है उतना सारा गुण एनोड किरण का भी आएगा कि एनोड किरण कैसे चलता है, एनोड किरण विद्युतीय क्षेत्र में मुड़ता है या नहीं, एनोड किरण चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, ये सारा गुण फिर से रिपीट करेगा। तो बिल्कुल हम वही कहना चाह रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि एनोड किरण क्या होता है और उस समय क्यों पता नहीं चला था कि एनोड किरण भी यहां से निकला है। इसका वजह आप लोग सोचिएगा, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताइएगा। हम लोग अगले वीडियो में यही बात को देखेंगे कि एनोड किरण क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। जस्ट कैथोड किरण का अपोजिट होगा, लेकिन हम मजेदार ढंग से आपको बताने का प्रयास करेंगे और यह भी बताएंगे कि एनोड किरण का खोज क्या किया था। जे थॉमसन खोज नहीं करते हैं, बात समझिए। एनोड किरण का खोज जे थॉमसन नहीं करते हैं, कोई साइंटिस्ट हैं अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हम लोग अगले वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे कि एनोड किरण का क्या प्रॉपर्टी होता है, उसका खोज कैसे हुआ था, और जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है। और जे थॉमसन आगे जाके ना ऐसा बात बोलते हैं कि तहलका मच जाता है। ये आके बोल देते हैं कि परमाणु को हम देखे हैं आंख से। कौन? जे थॉमसन, जो ना के बराबर दिखता है उसको जे थॉमसन बोलेंगे कि हम आंख से देखें ऐसा दिखता है। मतलब तहलका मच जाता है इनका बात से। अगले वीडियो में इसी बात को डिस्कस करेंगे कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है और उसमें क्या अशुद्धि आ गया था। मतलब ये कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे जे थॉमसन, इसके कारण कुछ भी आके बोल दिए थे, अब बाद में प्रूव नहीं कर पाए थे। इन्हीं का एक स्टूडेंट है रदरफोर्ड, वही इनके बात को गलत साबित कर देगा। हम लोग अगले वीडियो में इसी बात को डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।